हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत अच्छे हैं, आप बताइए जी। हम भी एकदम बढ़िया हैं। चलिए जी, आज की क्लास में मैं विजिबल नहीं हूँ। आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास है। हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिडक्शन चैप्टर अभी कंप्लीट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने 80C का पूरी सीरीज़ कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे 80D की सीरीज़ की बातें। आप सभी जानते हो 80D की जो सीरीज़ है, 80D की सीरीज़ हमारी किससे रिलेटेड है? डॉक्टर से रिलेटेड है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, मेडिकल इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो प्रीमियम भरते हो कि नहीं भरते हो? जी मैम, बिल्कुल भरते हैं। तो प्रीमियम आप जब भरते हो तो ये आपका एक खर्चा है। यस मैम। तो ये खर्चा आपको अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो हमें 80D की सीरीज़ में बताया जाएगा। सपोज़ आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया, आप सीधे डॉक्टर के पास गए, आपको प्रॉब्लम थी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने 1 लाख रुपये का बिल पे करा। ये आपका खर्चा है कि नहीं खर्चा है? जी मैम, ये भी हमारा खर्चा है। तो ये जो 1 लाख रुपए का खर्चा आपका हुआ है, मेडिकल एक्सपेंस में हुआ है। यस मैम, मेडिकल एक्सपेंस में हुआ है। तो ये खर्चा भी आपको अलाउ होगा कि नहीं होगा, इसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम देखेंगे 80D की सीरीज़ में। तो आपको समझ आया कि खर्चा हमारा इंश्योरेंस के बेसिस पे भी हो सकता है, डायरेक्ट मेडिकल खर्चे भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है हमने कोई और खर्चा किया हो, कोई अदर मेडिकल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कर रखी हो, हम उसमें पैसा दे रहे हो, उसमें प्रीमियम की तरह पैसा भर रहे हो, तो वो खर्चा भी हमें अलाउ होगा कि नहीं होगा एज अ डिडक्शन। ये सारी बातें हम देखेंगे 80D की सीरीज़ में। चलिए जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं 80D की सीरीज़ को। 80D की जब हम सीरीज़ पढ़ेंगे तो मैम हमको ये बताइए कि हम इसमें कौन कौन से सेक्शन सीखेंगे। आप इसमें सीखोगे 80D, आप इसमें सीखोगे 80DD, आप इसमें सीखोगे 80DDB, और एक सेक्शन आप इसमें सीखोगे 80U। ये पूरा एक कॉम्बो पैक है जो कि डॉक्टर की सीरीज़ को डिफाइन करता है। कुछ केसेस में ये लगेगा, कहीं ये लगेगा, कहीं ये लगेगा और कहीं ये लगेगा। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपको समझ आया डॉक्टर की सीरीज़ में कितने सेक्शंस आपको याद रखने हैं? 80D, 80DD, 80DDB और 80U, इतने आपको याद रखने होंगे। ये जो डॉक्टर की सीरीज़ है, इसके लिए आप यहाँ से इस कंटेंट को कट कर दीजिए, चाहे तो आप पूरा इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके लिए मैं एक नोट दे रही हूँ। ये टॉपर्स के स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी है, उनकी बुक में ऑलरेडी अटैच्ड है। ये रहा, यहाँ पर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है थोड़ा। ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कंटेंट है, बहुत इजीली समझ आएगा और बहुत इजीली आप इसको रिटेन कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, हेडिंग यहाँ से कट हो गई है। 80D की सीरीज़ है ये 80D है। क्या है ये 80D? मैम 80D क्या होता है? 80D क्या होता है, आइए देखिए। यहाँ पर तो हेडिंग है डिडक्शन फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है और आपने इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है। उस मेडिकल इंश्योरेंस पर आप क्या भर रहे हो मैम? उस इंश्योरेंस पर हम प्रीमियम भर रहे हैं। लिख लो, इंश्योरेंस पर आप प्रीमियम दे रहे हो। तो जब आप अपनी पॉकेट से प्रीमियम दोगे तो ये तो आप एक तरह से खर्चा कर रहे हो। यस मैम। तो इस खर्चे की आपको डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस वाले चैप्टर के अंदर 6A के अंदर में ये हमको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिडक्शन किसको मिलेगी, हु इज़ एलिजिबल पर्सन, हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन। तो ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को एंड HUF को। मतलब कि मैम ये डिडक्शन AOP के लिए नहीं है, BOI के लिए नहीं है, फर्म के लिए नहीं है,
कंपनी के लिए नहीं है। और किसके लिए नहीं है बताइए? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए नहीं है। LLP के लिए नहीं है। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है और HUF के लिए। इंडिविजुअल भी वो वाले इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और HUF चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। मैम फिर तो चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब कि सभी यहाँ पर कवर हो गए ना। हाँ, सभी तरह के रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल, सभी तरह के इंडिविजुअल एंड HUF यहाँ पर कवर हो चुके हैं। चलो याद रखना, ये बाकी के इन पर्सन्स के लिए नहीं है, बाकी कोई भी पर्सन के लिए डिडक्शन नहीं है। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सभी तरह के इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है। इंडिविजुअल इंडिया के हो, इंडिविजुअल इंडिया से बाहर के हो, HUF इंडिया की हो, HUF इंडिया से बाहर की हो, सबको ये डिडक्शन मिलेगी। कैसे खर्चों की मैम डिडक्शन मिलेगी? पहला खर्चा तो आप सब जानते हो, सेक्शन की हेडिंग में ही लिखा था। आपने कोई इंश्योरेंस लिया, मेडिकल इंश्योरेंस लिया, उस मेडिकल इंश्योरेंस पर आप प्रीमियम दे रहे हो। क्या दे रहे हो? प्रीमियम। तो उस प्रीमियम का जो आप खर्चा भर रहे हो एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर या फिर हाफ ईयरली, जैसे भी आप और आपके जो भी आपकी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उनके बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ है उसकी तरह से आप पैसा प्रीमियम का दे रहे होगे। तो जो प्रीमियम का पैसा आप भर रहे हो उसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। डिडक्शन शैल बी अलाउ इफ द असेसी हैज़ मेड पेमेंट टूवर्ड्स द मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल प्रीमियम। अगर एसएसी ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और उसमें मेडिक्लेम प्रीमियम दे रहे हो तो फिर क्या होगा? आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब बात आती है, पहले सेकंड पॉइंट को छोड़ दीजिए, थर्ड पॉइंट पढ़िए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो कि नोटिफाइड कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हेल्थ स्कीम नोटिफाई कर रखी है। उस हेल्थ स्कीम के तहत आप कुछ भी पैसा उसमें जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो। देखो, आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया, इसमें भी तो आप प्रीमियम का पैसा भर रहे हो, अपने पैसे को एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इन फ्यूचर में अगर आपको कोई इश्यू आता है तो इस इन्वेस्टमेंट से आप अपनी हेल्थ को क्या करा सकते हो? ठीक करा सकते हो। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम अप्रूव कर दी। इस स्कीम में भी आप एज अ प्रीमियम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आपको इन फ्यूचर कोई इश्यू आएगा, भगवान करे कभी किसी को कोई इश्यू ना आए, बट इन केस अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप इस इन्वेस्टमेंट के तहत अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। तो जब आप इस स्कीम में पैसे को डिपॉजिट करते हो, भरते हो, एज अ प्रीमियम भरते हो, तो उस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? जी बिल्कुल मिलेगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम की गई स्कीम पर डिडक्शन है। और जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस एडा के अंतर्गत आ जाता है, तो जो आपने इंश्योरेंस लिया है उस पर प्रीमियम भर रहे हो, उस पर आपको डिडक्शन है। तो अभी तक में आपको सिर्फ दो ही तरह की डिडक्शन नज़र आई हैं। डायरेक्ट डिडक्शन कोई नहीं मिली, मतलब कि सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स बीमार हो गए, मिस्टर एक्स हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपये का बिल थमा दिया। बहुत बीमार थे, सीरियस बीमार हो गए थे, 2 दिन इनको ICU में रखा, 2 दिन इनको नॉर्मल वार्ड में रखा और इनको 1 लाख रुपये का बिल थमा दिया। तो मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए का खर्चा हॉस्पिटल को दिया। क्या ये 1 लाख रुपए का जो डायरेक्ट मेडिकल का खर्चा हुआ है, ये मिस्टर ए को डिडक्शन के लिए अलाउ होगा कि नहीं होगा? ये बात अभी तक हमने नहीं सीखी। ATD इस चीज़ की कोई बात करता ही नहीं। ATD किस चीज़ की बात कर रहा है? या तो मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई हेल्थ स्कीम की बातें कर रहा है। चलो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मैम ये क्या होता है? क्या 1 लाख रुपए जो मिस्टर एक्स ने दिए थे वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। वो रुपए यहाँ पर कवर नहीं होंगे, वो खर्चा यहाँ कवर नहीं होगा। क्यों? देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होते हैं? ये रूटीन चेकअप होता है, आप सब जानते हो। एवरी 6 मंथ में बॉडी का रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जिसमें काफ़ी सारे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के कर दिए जाते हैं, सो कि एडवांस में ही पता लग जाए कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे पता लग जाए। तो उस केस में लोग, काफ़ी सारे पर्सन्स रूटीन चेकअप कराते हैं।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने के लिए जो आप खर्चा पे कर रहे हो ना, खर्चा पे कर रहे हो, डायरेक्ट खर्चा पे होता है। सपोज आप अपना रूटीन चेकअप कराने गए तो आपका खर्चा आया 8,000 रुपये का, आपकी बॉडी में 10 चेकअप उन्होंने कर दिया और आपसे 8,000 रुपये ले लिया। तो ये 8,000 रुपये आपने डायरेक्ट खर्चा किया है कि नहीं? यस। ये आपने कोई इंश्योरेंस स्कीम में नहीं दिया, ये आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं दिया, ये आपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाके अपना चेकअप कराया, अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया और डॉक्टर को 8,000 रुपये थमा दिया। तो ये जो खर्चा है ये डायरेक्ट मेडिकल एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? आपका हेल्थ चेकअप है, हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं है, हेल्थ चेकअप है। तो हेल्थ चेकअप के खर्चे की भी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर 80D के अंदर में टोटल 3 तरह के खर्चे कवर किए गए हैं। कौन कौन से खर्चे कवर किए गए हैं जल्दी जल्दी बताइए। मैम, एक खर्चा कवर किया गया है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस पर जो भी आपने प्रीमियम दिया है, जो भी आपने प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम की बात यहाँ पर हो रही है। दूसरा यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हेल्थ स्कीम की, और यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ चेकअप की। हेल्थ ट्रीटमेंट की यहाँ पर कोई बात अभी तक पिक्चर में नहीं आई। चलिए जी, तो आप सबको पता लगा 3 तरह के खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी एक चीज़ और पढ़ाऊँगी, हल्का सा आपको आइडिया देती हूँ। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, रूटीन चेकअप, इसमें आपने कितने रुपए खर्च किए थे? अभी 8,000। गवर्नमेंट बोलती है जितना मर्जी खर्च कर लो, जितना मर्जी खर्च कर लो, हम आपको 5,000 से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं देंगे इन केस ऑफ हेल्थ चेकअप। तो ये लिमिट याद रखना, हेल्थ चेकअप पर एक लिमिट लगी हुई है कि हेल्थ चेकअप के लिए किया गया खर्चा कितना भी हो लेकिन आपको अलाउ किया जाएगा 5,000 रुपये। मैम, अगर हमने 8,000 रुपये हेल्थ चेकअप में खर्च कर दिया है, 8,000 रुपये, तो हमें कितना अलाउ होगा? 5,000 अलाउ होगा जस्ट। लेकिन मैम, हम अपना हेल्थ चेकअप कराने गए और हमारा टोटल खर्चा आया 4,000 रुपये। अब हमको कितना अलाउ होगा? अब आपको 4,000 ही अलाउ होगा। मतलब जितना खर्चा करोगे उतना अलाउ होगा, लेकिन ये खर्चा 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने 5,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर दिया है तो मैक्सिमम 5,000 रुपये एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। एक बात और आपको बतानी है मुझे, अगर मैं बात करूं इन तीनों खर्चों को मिला के, इन तीनों खर्चों को मिला के आपको मैक्सिमम कितना खर्चा अलाउ होगा। यहाँ पर देखो, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, सेंट्रल स्कीम में पैसा डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 की लिमिट है। लेकिन इन तीनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 25,000 रुपये। इन तीनों को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन है आपकी 25,000 रुपये की। कितनी डिडक्शन है? 25,000 रुपये की डिडक्शन है। मैम, हम ना 20,000 रुपये देते थे इंश्योरेंस स्कीम में। कितने देते थे? इंश्योरेंस स्कीम में प्रीमियम देते थे 20,000 रुपये का मैम। और पता है मैम आपको, 8,000 रुपये हमने खर्च किया था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। और तो और मैम आपको पता है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें खर्च किया हुआ है 10,000 रुपये। मैम, हमने साल में 38,000 रुपीज़ मेडिकल के लिए खर्च कर दिया और इन स्पेसिफिक 3 तरह के खर्चों में खर्च कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात की ये तो आपने, लेकिन मैंने कहा सुनो जी सुनो, आपने भले ही 38,000 रुपीज़ खर्च कर दिया, बट गवर्नमेंट देखो सुनो कितना मैक्सिमम आपको देगी। 5,000 तो इसका देगी मैक्सिमम। मैंने आपने कहा जी यस, तो मैंने कहा 5,000 तो इसका ले लेना, 20,000 और ले लेना। 20,000 चाहे तो इसका मान लेना, चाहे इन दोनों का हाफ हाफ मान लेना, जैसी आपकी मर्जी। मैक्सिमम 25,000 रुपये ही आप क्लेम कर पाओगे, बाकी का पैसा आप एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। चलो, आई होप आपको बात समझ आई होगी। मैम, एक डाउट हमको और आया, मैंने कहा पूछो। देखो, अभी ये सारी बातें ना जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लिमिट वाली, ये आगे अभी पढ़ेंगे, बट मैं आपका माइंड ब्रॉड कर रही हूँ सो दैट आप आगे मेरी बातें इजीली समझ पाओ। सुनो मैम, ये जो 25,000 रुपये हैं, अगर मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ के लिए भी इंश्योरेंस लिया है, अपने सन के लिए भी लिया है और अपनी डॉटर के लिए भी लिया है, क्या ये इन तीनों का मिला के 25,000 रुपये है या वाइफ का अलग, सन
सन का अलग, डॉटर का अलग, ये इन तीनों का मिला के 25,000 रुपये है। ये इन तीनों का मिला के 25,000 रुपये है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम, अब आ रही है। आगे जाके अभी बताऊंगी। अभी आज ही की क्लास में इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मिस्टर एक्स भी इसमें आ जाएंगे तो क्या होगा, मिस्टर एक्स के पेरेंट्स इसमें आ जाएंगे तो क्या होगा। चलो, सबसे पहले डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए है, एचईएफ के लिए है। डिडक्शन में 3 तरह के खर्चे अलाउ है। एन इंडिविजुअल यानी कि हमारे केस में इंडिविजुअल कौन है? मिस्टर एक्स, जो कि टैक्स पेयर हैं, जो कि टैक्स भर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। एन इंडिविजुअल कैन मेक पेमेंट फॉर इंडिविजुअल यानी कि मिस्टर एक्स खुद के लिए भी ये तीनों खर्चे कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं मैम। यस, अभी आगे बताऊंगी मीनिंग। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट। चाहे तो इस करेक्शन को आप यहाँ पे पहले सुधार लो। डिपेंडेंट चिल्ड्रन यहाँ पर कवर है, इंडिपेंडेंट को यहाँ पर लिख लो नो। ठीक है जी? जी मैम। अब आइए, सेल्फ के लिए कर सकते हो, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और पेरेंट्स में चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे पेरेंट्स डिपेंडेंट ना हो। एचईएफ कैन टेक पॉलिसी इन द नेम ऑफ इट्स मेंबर, और एचईएफ तो अपने मेंबर के लिए ही करेगी। एचईएफ खुद तो कोई एंटिटी, वो तो कोई एक लीगल एंटिटी होती है, वो खुद थोड़ी कभी बीमार पड़ेगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल तो अपने परिवार के लिए खर्चा कर सकता है। परिवार में आप सबको पता है पेरेंट्स आते हैं, वाइफ आती है, बच्चे आते हैं। लेकिन एचईएफ अपने मेंबर्स के लिए ये 3 तरह के खर्चे कर सकते हैं। अब बात आती है मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? द अमाउंट शुड हैव पेड और डिपॉजिटेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश में पे करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश में पे करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। बैंक से करो, एनईएफटी करो, कैश मत करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन कैश में मत करो। In case of single premium health insurance policy having cover of more than 1 year, the aforesaid deduction shall be allowed on proportion basis for number of year for which health insurance cover is provided। ये बोल रहे हैं कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो हेल्थ इंश्योरेंस 5 ईयर के लिए है। कितना है? 5 ईयर के लिए है। अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस आपने 5 ईयर के लिए लिया और उसमें सिंगल टाइम प्रीमियम दे दिया। जनरली क्या होता है, अगर हम 5 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 5 ईयर में एवरी ईयर प्रीमियम भरते हैं। ठीक है जी? मान लो इस साल 10,000 का प्रीमियम, 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 तो एवरी ईयर हमको 10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। हम एवरी ईयर प्रीमियम दे रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस लिया है 5 ईयर के लिए। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो वो सिंगल प्रीमियम दे रहे हो, मतलब कि एक ही बार में 50,000 रुपये भर रहे हो एज अ प्रीमियम। तो क्या अब आपको 50,000 की पूरी डिडक्शन एक ही बार में मिल जाएगी लॉ मेकर ने कहा नो, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी लाइफ भर में, मतलब जितने भी साल का आपने इंश्योरेंस लिया है इस 50,000 को प्रोपोर्शनेट कर देना। यानी कि अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट करूंगी तो एवरी ईयर मुझे कितने की डिडक्शन मिलेगी? 10,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। अब बात आती है क्वांटम ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी। डिडक्शन अलाउड इज इक्वल टू द अमाउंट पेड डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, उसकी डिडक्शन मिलेगी। जितना कर रहे हो उतनी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट लगा दी। इससे ज़्यादा कर रहे हो, इस लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी मैम। तो सबसे पहले देखो इन्होंने कवर किया है आप खुद के लिए, मतलब मिस्टर एक्स अपने लिए प्रीमियम ले लें, चाहे अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, चाहे जो मर्जी करें। अभी धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। मतलब पहले किस किस को कवर किया गया है, देखो खुद को, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को। कौन से बच्चे? जो डिपेंडेंट वाले हैं। इन तीनों को मिला के जो मैक्सिमम खर्चा होगा वो मैक्सिमम खर्चा ही कितना कर सकते हैं? 25,000 रुपये कर सकते हैं। 25,000 रुपये कर सकते हैं। ठीक है मैम, हमको ये बात समझ आ गई। लेकिन ये 25,000 रुपये कब कर सकते हैं? इफ़ नन ऑफ द
पर्सन इज़ अ सीनियर सिटीज़न, इनमें से कोई भी सीनियर सिटीज़न ना हो तब। लेकिन सपोज़ करो ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स की जो एज है वो 61 ईयर है, दैट मीन्स ये सीनियर सिटीज़न है, तो ये लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये फॉर ऑल। मान लो मिस्टर एक्स सीनियर सिटीज़न नहीं है बट ये स्पाउस हैं, ये सीनियर सिटीज़न हो गई, ये सीनियर सिटीज़न हो गई। मिस्टर एक्स अभी 59 के हैं और स्पाउस 61 के हैं और बच्चे तो अभी वही मैम 20 साल के हैं। तो इस केस में भी जो लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी 50,000 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से, बच्चे तो खैर कभी सीनियर सिटीज़न बनेंगे ही नहीं पेरेंट्स से पहले ऑब्वियसली मैम, तो फिर इन तीनों में से फिर भी लेके चलते हैं इन जनरल, इन तीनों में से किसी की भी एज अगर 60 ईयर या उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी पूरे परिवार के लिए 50,000 रुपये। अगर ये परिवार में अभी मैं पेरेंट्स नहीं बीच में ला रही हूँ, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, अगर ये लिमिट 25,000 रुपये रहेगी अगर इनमें से किसी की भी एज 60 से ज़्यादा नहीं हुई है तो सिंपल सी बात याद रखना, एज पर मामला डिपेंड है और घर के लोगों पर डिपेंड है। घर के लोगों में खुद आ जाएंगे हम और स्पाउस आ जाएंगी और बच्चे आ जाएंगे इन तीनों को मिला के आप मैक्सिमम 25,000 रुपये खर्च कर पाओगे। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी की भी एज 60 या फिर उससे ज़्यादा है तो आप 50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। अब इन्होंने एक बात और लिखी है, सुनिए। अब बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को पहले वाले स्लॉट में कवर नहीं किया, पेरेंट्स के लिए अलग से डिडक्शन मिली है। पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल मतलब मिस्टर एक्स के जो पेरेंट्स हैं, जो मदर एंड फादर हैं, मदर एंड फादर ऑफ मिस्टर एक्स, चाहे ये डिपेंडेंट हो चाहे ये डिपेंडेंट ना हो, इनके लिए अलग से 25,000 रुपये की डिडक्शन है। मतलब कि स्पाउस, मिस्टर एक्स खुद और उनके बच्चे, इन तीनों के लिए 25,000 रुपये एंड पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 रुपये की डिडक्शन है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो मैम तो फिर ये डिडक्शन कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये हो जाएगी। मैम सपोज़ करो मिस्टर एक्स के जो मदर फादर दोनों हैं, उनमें से फादर तो सीनियर सिटीज़न है लेकिन मदर अभी सीनियर सिटीज़न नहीं है, मदर 59 ईयर की है, फादर 61 ईयर के हो गए हैं। तो इसका मतलब अब मदर फादर दोनों के लिए लिमिट कितनी है 50,000 रुपये। देखो क्लियर लिखा है, एनी ऑफ द पेरेंट, चाहे मदर चाहे फादर, कोई भी या फिर दोनों, अगर 60 ईयर या उससे ज़्यादा के हो जाते हैं तो फिर लिमिट कितनी हो जाएगी 50,000 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात याद रहेगी। यस मैम, ये बात अब हमको याद रहेगी। चलो अब सुनो कुछ स्पेशल पॉइंट्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक पॉइंट पढ़ाया था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितने रुपीज़ अलाउड होते थे? मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अलाउ होते थे 5,000 रुपये, मैक्सिमम 5,000 रुपये अलाउ होते थे। दिस इज टोटल, ये 5,000 रुपये, दिस इज टोटल फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बोथ फॉर फैमिली एंड फॉर पेरेंट्स। मतलब कि ये 5,000 रुपये सबको मिला के हैं, फैमिली को भी मिला के और पेरेंट्स को भी मिला के। बताओ इतने कम रुपए में क्या पूरे घर का हेल्थ चेकअप हो जाएगा? नो मैम, बिल्कुल नहीं होगा। बट लॉ मेकर ने तो क्लियर बोल दिया कि 5,000 रुपये की जो मैक्सिमम हम आपको लिमिट दे रहे हैं ये पूरे परिवार के लिए है, इसमें पेरेंट्स भी आ जाएंगे। मतलब कि देखो ऊपर फैमिली को मैं अलग लिख रही हूँ, पेरेंट्स को अलग लिख रही हूँ, ठीक है जी? जी मैम। फैमिली के लिए दो तरह की लिमिट है। अगर किसी मेंबर की एज 60 साल से ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम 25,000 रुपये, अगर एज 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000। सिमिलरली पेरेंट्स के साथ भी यही था, 25,000 और 50,000। मतलब कि ये इतनी लिमिट क्लेम कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि इनकी एज क्या है। हम मान के चलते हैं हमारे केस में एज 60 ईयर से कम है तो फिर फैमिली पे लिमिट कितनी अलाउ हो जाएगी 25,000। और मान लो पेरेंट्स की जो एज है वो एज कितनी है पेरेंट्स की एज है वो भी चलो 60 से कम मान लो, तो इनके ऊपर कितनी लिमिट आ जाएगी 25,000। तो यानी कि जो डिडक्शन मिलेगी वो 25,000 की डिडक्शन फैमिली के लिए मिल जाएगी और 25,000 की डिडक्शन मिस्टर एक्स को ही पेरेंट्स के लिए मिल जाएगी। अब ये जो 5,000 रुपये जो अलाउ किए गए हैं वो 5,000 रुपये आपको फर्दर नहीं मिलेगा, वो 5,000 रुपये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है।
ये 5,000 रुपये अलग से नहीं है, ये 5,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट का पार्ट है। अगर मान लो आपने जो इंश्योरेंस में एक्चुअल में खर्चा किया है वो 10,000 रुपये फैमिली के लिए हुआ है और पेरेंट्स का कितना हुआ है 15,000 रुपये, तो फैमिली का 10,000 पूरा अलाउ हो जाएगा क्योंकि 25 तक होता है तो 10,000 अलाउ हो जाएगा। पेरेंट्स का कितना किया है 15,000, तो पेरेंट्स का 15,000 अलाउ हो जाएगा क्योंकि पेरेंट्स में भी 25 तक की लिमिट है। अब देखो ये जो आपने मान लो हेल्थ चेकअप किया है, ये किया है 10,000 रुपये, पूरे परिवार का हेल्थ चेकअप कराया, 10,000 का खर्चा आ गया। लॉ मेकर ने बोला इसको मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे 5,000, कितना अलाउ करेंगे 5,000। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये भी लिमिट में है, ये भी लिमिट में है, इसलिए 5,000 रुपये और इनको एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में ऑलरेडी लिमिट क्रॉस हो रही थी, ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो ये 5,000 रुपये एडिशन में नहीं मिला था। नेक्स्ट समझो, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टोटल डिडक्शन 80D फॉर ईच ग्रुप शैल रिमेन 25-50 इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये आपको ऑलरेडी सिखा दिया। पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपकी एनी मोड में हो सकती है, इवन ये 5,000 रुपये तक अगर आपने कैश में भी पे किया है तब भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जो 2 खर्चे थे कि जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, इंश्योरेंस में प्रीमियम भर रहे हो, वो कैश में नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में चल जाएगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, पढ़िए स्पेशल पॉइंट्स फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। इन केस ऑफ इंडिविजुअल for the purpose of welfare of senior citizen that is a person an age of 60 year or more, individual के जो ये बोल रहे हैं for the purpose of welfare of senior citizen that is a person age of 60 year or more and resident in India, ये बोल रहे हैं कि मान लो जो मिस्टर एक्स हैं उनकी जो एज है वो 60 साल से ज़्यादा है या फिर 60 साल है या फिर 60 साल से ज़्यादा है, प्लस वो रेजिडेंट इन इंडिया हैं, who are unable to get health insurance coverage, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल पाया। होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस भी सबको नहीं मिल जाता। कोई अगर ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है, बहुत ज़्यादा बीमारी लगी हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने से मना कर देती हैं। जिन पर्सन में रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा लगता है वो उनको क्यों देगी ना, बताइए, वो उनको क्यों इंश्योरेंस देगी, वो उनको इंश्योरेंस देने से मना कर देती है। तो इसमें यही लिखा है, अगर कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है और याद रखना कि वो रेजिडेंट हैं, यहाँ पर क्लियर कट बोला है रेजिडेंट इन इंडिया है, जिनको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिला, इंश्योरेंस कवरेज से जो बाहर है, उनको 50,000 तक की डायरेक्ट डिडक्शन मिल रही है। उनको 50,000 रुपये की डायरेक्ट डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर। मतलब वो डॉक्टर पे गए, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स की ये 60 साल से ज़्यादा है, इनको बीमारी लगी है, डॉक्टर पे गए, 2 दिन ICU में रहे, 2 दिन नॉर्मल वार्ड में रहे, 1 लाख का खर्चा आ गया। तो 1 लाख के खर्चे में से इनको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स सीनियर सिटीजन है और मिस्टर एक्स की जो एज है वो 60 ईयर से ज़्यादा है, मिस्टर एक्स रेजिडेंट है और मिस्टर एक्स को इंश्योरेंस नहीं मिला, मिस्टर एक्स इंश्योरेंस की कवरेज से बाहर है। इफ़ नो पेमेंट हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो क्लियर कट लिखा है, ये डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगी जब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई भी पैसा पे नहीं किया हो। मतलब कि आपको डुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे तो ले लो। ऊपर वाली 80D की जो डिडक्शन आपके लिए आ रही थी उसमें भी लिमिट 25-50 थी और यहाँ पर आप 60 ईयर से ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली लिमिट 50 आपको दे दी गई है। डायरेक्ट डिडक्शन है, वो इनडायरेक्ट डिडक्शन थी। आगे पढ़ो। इन केस ऑफ HUF द अमाउंट पेड ऑन account of medical expenditure incurred on health of any member of HUF who is resident senior citizen would qualify for deduction subject to maximum of 50,000 if no payment has been made in respect of health insurance premium। सेम बात है कि नहीं जी मैम? ऊपर जो पॉइंट है वो भी है, नीचे वाला भी है। ऊपर वाला इंडिविजुअल के लिए, नीचे वाला HUF के लिए। इंडिविजुअल एज 60 साल से ज़्यादा हो, रेजिडेंट हो। HUF जिसका मेंबर रेजिडेंट हो, एज 60 साल से ज़्यादा हो, उनको भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, बशर्ते कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम ना भर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन ना ले रहे हो, क्योंकि डुअल डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्होंने डिफाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को।
Deduction under 80D is also available in respect of contribution to central government health scheme. However, this deduction is not available to HUF. Deduction is available to an individual and only in respect of health insurance policy taken for individual himself. If spouse and dependent children, if an individual takes an insurance policy of health insurance of parents, whether dependent or not, deduction under this section shall not be available. मैम हमें बात नहीं समझ आई। सुनो, ये बोल रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले इस सेक्शन में 3 तरह की खर्चे बताए थे। कौन कौन सा? एक तो इंश्योरेंस, डायरेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बताया था, यस मैम। फिर मैंने आपको बताया था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला, यस मैम। फिर मैंने आपको बताया था एक खर्चा और होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई हेल्थ स्कीम की बातें करता है। इन तीनों खर्चों की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। पर ये डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट आपको पता है, या तो होती है 25,000 या फिर होती है 50,000। पेरेंट्स के लिए अलग होती है, फैमिली के लिए अलग होती है, ठीक है जी। जी मैम। फिर आपको ये भी पता है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, ये किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए होता है। आइए देखिए, एक बार और दिखा देती हूँ सो दैट आपको माइंड में बैठ जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाले पॉइंट पर आइए। ये देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो पेमेंट होती है असेसी करता है अपने स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एंड पेरेंट्स के लिए। मतलब कि ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए होता है। इंडिविजुअल अपने किसी भी फैमिली मेंबर पर इसको कर सकता है और अपने पेरेंट्स पर इसको कर सकता है। अपने फैमिली मेंबर पर कर सकता है, अपने पेरेंट्स पर कर सकता है। इसकी लिमिट कितनी होती है? 5K। तो ये कंडीशन लगा रखी है, बाकी मैक्सिमम लिमिट का आपको आइडिया है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो स्कीम है, अगर आप इस स्कीम के तहत पैसा डिपॉजिट करते हो तो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। HUF के लिए ये स्कीम नहीं है। इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी सिर्फ कब मिलेगी? जब वो पैसा दे रहे हो स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ओनली। पेरेंट्स की बात यहाँ पर नहीं की गई। इंडिविजुअल को डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगी जब वो इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या तो खुद के लिए कर रहे हो, या फिर अपनी स्पाउस के लिए कर रहे हो, या फिर अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तभी इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो, ये अंदर की बातें थी, अंदर की बातें समझ आई। हाँ, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की डिडक्शन लेने के लिए इंडिविजुअल कैपेबल है, कब कैपेबल होगा? जब उसने अपनी स्पाउस के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या सेल्फ के लिए कर रहा है। पेरेंट्स के लिए कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ के लिए। बताइए उनको डिडक्शन मिलेगी कि नहीं? जी मैम, डिडक्शन मिल जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिस्टर एक्स ने खुद के लिए लिया था, बताइए मिलेगी कि नहीं डिडक्शन? जी मैम, मिल जाएगी। पेरेंट्स के लिए लिया था, मिल जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ले रखी है, सपोज उन्होंने खुद के लिए भी ले रखी है और पेरेंट्स के लिए भी ले रखी है, दोनों में डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये तो आपको पता लग गया कि इन दोनों के अंदर डिडक्शन कैसे मिलेगी, वो पता लग गया। उसके बाद डिडक्शन मिलने के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25,000 और 50,000 रुपए। अब बात समझ आई कि नहीं, बताइए। जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। तो हम इसी के साथ साथ हमारा 80D पूरा खत्म हुआ। अब हम करेंगे 80DD, लेकिन उससे पहले मैं एक बार 80D के बारे में आपको थोड़ा सा एक बार समराइज कराऊंगी। 80D जो है वो हमसे 3 तरह के खर्चों की डिमांड करता है। कैसे खर्चे मैम? एक तो है हमारा वहाँ पर खर्चा इंश्योरेंस वाला। कैसा खर्चा है बताइए मैम? एक खर्चा है इंश्योरेंस वाला, एक है हेल्थ चेकअप वाला, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। वेरी गुड। ये जो खर्चे हैं ये किस किस को मिलेंगे मैम? एक तो ये इंडिविजुअल को मिलेंगे एंड HUF के मिलेंगे। इंडिविजुअल एंड HUF सबको मिल जाएंगे, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। मैक्सिमम लिमिट कितनी है मैम? 25,000 फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 है। लेकिन अगर इनमें से किसी की भी एज अगर 60 ईयर से ज़्यादा होगी या 60 ईयर होगी तो दोनों ही केस में ये लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपये हो जाएगी। क्या इनको सभी तरह के खर्चे अलाउ होंगे? नो मैम, सिर्फ 3 तरह के खर्चे अलाउ होंगे। इंश्योरेंस स्कीम अलाउ होगी, हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 का अलाउ होगा, इंडिविजुअल के खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए अलाउ होगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में डिपॉजिट किया गया पैसा है अलाउ हो जाएगा, लेकिन ये पैसा इन्होंने खुद के लिए किया हो या फिर किसके लिए किया हो, अपनी स्पाउस के लिए किया हो या फिर बच्चों के लिए किया हो, HUF को ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप HUF को अलाउ नहीं होगा। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ATDD की। ATDD बात कर रहा है आपसे डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेडिकल खर्चों की बातें कर रहा है। हालांकि अभी हमने ऊपर वाले केस में भी मेडिकल ट्रीटमेंट की बातें पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? अगर कोई पर्सन 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उसको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली तो उसको 50,000 रुपये तक का अलाउ हो जाता था मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा। लेकिन अब बात आ रही है डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए क्या मेडिकल ट्रीटमेंट का डायरेक्ट खर्चा अलाउ होगा? इनके लिए तो होता था, क्या वो डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए अलाउ होगा कि नहीं? ये बातें कहाँ पर लिखी हैं? ATDD में। आइए पढ़ते हैं। ये जो डिडक्शन मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी एंड HUF को मिलेगी, चाहे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, चाहे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। मतलब कि याद रखना है रेजिडेंट को ही मिलेगी, नॉन रेजिडेंट को डायरेक्ट खर्चों की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। डायरेक्ट डिडक्शन अभी ऊपर भी पड़ी थी 50,000 रुपये की, वो भी किसके लिए थी? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी हो। बट किसके लिए मिल रही है डायरेक्ट खर्चों की डिडक्शन? रेजिडेंट के लिए। कितने रुपए की खर्चों की डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन इज अलाउड टू द असेसी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन etc ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन, has deposited any amount with LIC or any other insurance for the benefit of such dependent disabled। आपने मान लो रिलेटिव की बात हो रही है, बच्चों की फैमिली की बात तो ऊपर हो गई, बच्चे रिलेटिव नहीं होते, बच्चे तो फैमिली होते हैं, स्पाउस फैमिली होती है। रिलेटिव के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया या फिर LIC में पैसा डिपॉजिट कराया, ऐसे रिलेटिव के लिए जो कि डिसेबल्ड हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मैम डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इस अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल के केस में, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट ये तो होते ही हैं, यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर को भी कवर कर लिया हुआ डिपेंडेंट ऑन हिम। HUF की बातें करूँ तो HUF एनी मेंबर ऑफ HUF जो कि HUF पे डिपेंडेंट हैं। कितनी डिडक्शन मिलेगी? मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी इनको अगर डिसेबिलिटी है, और अगर डिसेबिलिटी सिवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो डिडक्शन मिलेगी 75,000 रुपये की, इर्रिस्पेक्टिव कितना एक्सपेंडिचर ये इनकर्ड कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव इनको डिडक्शन 75,000 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो ये हैंडीकैप्ड हैं, सिवियर डिसेबल हैं, तो इनकी जो डिडक्शन होगी वो कितनी मिलेगी? 1,25,000 रुपये मिलेगी। इस डिडक्शन को अवेल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी होगी? इनको मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर कोई हैंडीकैप्ड है और अपने आप की जो डिडक्शन है वो ATU में क्लेम कर रहा है, मैं आपको ATU पढ़ाऊंगी। ATU स्पेसिफिक डिजीज पर अप्लाई हो जाता है। अगर कोई पर्सन ATU वाली डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो उनको ये वाली डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ATDD और ATU में से आप कोई एक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये दोनों ही डिडक्शन किसके लिए हैं? डिसेबल के लिए। लेकिन अगर आप ATU में जाके डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो फिर आप ATDD वाली डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आप ATDD वाली डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो ये डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिलेगी 75,000 रुपये की। लेकिन आपको सिवियर डिसेबिलिटी है, मतलब कि जो बीमारी हो 50%, 80% या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में डिडक्शन आपको मिलेगी 1,25,000 रुपये। ये डिडक्शन किस किस के लिए मिलेगी? जो भी डिपेंडेंट रिलेटिव है, बच्चे, वाइफ, पेरेंट तो आएंगे ही आएंगे, इसमें ब्रदर एंड सिस्टर को भी कवर कर लिया गया है और HUF के मेंबर को भी इसमें डिडक्शन के लिए कवर किया गया है। तो ATDD बहुत छोटा सा था, सिमिलरली ATDD भी बहुत छोटा सा है। ATDD की बात करते हैं। ATDD भी बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट की बातें कर रहा है। ये डिडक्शन किसके लिए है? ये डिडक्शन भी रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF के लिए है। ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी असेसी को जो कि इनकर करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड अंडर रूल 11DD।
लिखिए यहाँ पर 11D के अंदर बड़ी बड़ी बीमारी आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। आपके एग्जाम में आपसे उन बीमारियों का नाम नहीं पूछा जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपको वो नेम याद नहीं करनी, मैं ये गूगल से खोल के आपको दिखा रही हूँ। ठीक है मैम, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशिया, कैंसर वगैरह, हैफाजिया, इस तरह की बीमारियां इसके अंदर कवर हो जाती हैं रूल 11D के अंदर। तो आपको ये बातें याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है अगर किसी को बीमारी ऐसी है जो कि रूल 11DD के अंदर आती है, एग्जाम में क्लियर कट लिख के आएगा कि मिस्टर एक्स है, उनको 11DD वाली बीमारी है। जब उनको 11DD वाली बीमारी होगी तो आप सीधे आ जाइएगा 80DD पर। फिर ना आपको 80D पे रुकना है, ना आपको 80DD पे रुकना है, किसी पे नहीं रुकना, आप सीधे आ जाओ 80DD पे। अगर 11DD वाली स्पेसिफाइड बीमारी है तो इन्होंने जो भी खर्चा इनकर किया है, चाहे इन्होंने खुद के लिए किया हो, चाहे इन पर डिपेंडेंट पर्सन के लिए किया हो, खर्चा इनको अलाउ हो जाएगा। Deduction will allow if the assessee incurred any expenditure or medical treatment. Expenditure can be incurred by the assessee. जितने तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई, डिडक्शन कितनी अलाउ होगी, जितना खर्चा आपने इनकर किया है उतनी अलाउ हो जाएगी। और किसके लिए अलाउ होगी, डिपेंडेंट जो भी हैं, डिपेंडेंट कौन है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, और HUF के लिए HUF के मेंबर। मैम जितना खर्चा इनकर किया है पूरी अलाउ हो जाएगी या कुछ लिमिट भी लगी होगी, कुछ लिमिट भी लगी है, आइए पढ़ते हैं क्या है वो लिमिट। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, नॉट अ सीनियर सिटीजन। अगर मान लो कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो जो डिडक्शन मिलेगी वो 40,000 रुपए की, और जो भी आपने एक्सपेंडिचर एक्चुअल में इनकर किया हो विच एवर इज लेस, मतलब कि आपने अगर खर्चा 30,000 का किया है तो 30,000 की डिडक्शन, अगर आपने 70,000 का खर्चा किया है तो मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 रुपए। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब कि जिनकी सीनियर सिटीजन है या फिर कोई वेरी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन या फिर वेरी सीनियर सिटीजन है, यानी कि ये 60 ईयर से ज़्यादा, ये याद रखना, तो 1 लाख रुपए लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। वेयर एनी सच एक्सपेंडिचर इज रिम्बर्स्ड बाय अ मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉयर सच रिम्बर्समेंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। मैम ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं देखो आपने जो एक्चुअल में खर्चा इनकर्ड किया वो खर्चा आपका हुआ 30,000 रुपये। कितना खर्चा आपने इनकर्ड कर दिया, 30,000 रुपये आपने 11DD की बीमारी पे खर्च कर दिया। लेकिन आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह ले रखा था, इंश्योरेंस कंपनी से आपको 15,000 रुपीज़ का आपको रिम्बर्समेंट हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि जितने रुपीज़ आपको रिम्बर्स हो जाएंगे उतने रुपीज़ पहले इस खर्चे में से माइनस करो। अब कितना बचा, रिमेनिंग 15,000, तो इस रिमेनिंग 15,000 की डिडक्शन ही आपको मिलेगी। मतलब कि जितना अमाउंट आपने इनकर्ड किया है, अगर उसमें से कुछ पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया है तो पहले उस खर्चे को माइनस कर लो, फिर जो बचा कुचा अमाउंट है जो आपने इनकर्ड किया है और वो इस लिमिट तक का है तो फिर आपको अलाउ हो जाएगा। कंडीशन क्या है, सर्टिफिकेट वही आपको अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। ठीक है मैम, अब आइए ATU भी हमें स्पेसिफिक बीमारी की बातें बताता है। मैम ATU क्या है, ये ATU भी कुछ स्पेसिफिक बीमारी की बात करता है। जैसे 11DD के अंदर 8 से 10 स्पेसिफिक बीमारी कवर थी, सिमिलरली ATU के अंदर भी 5 से 6 स्पेसिफिक बीमारी कवर है। मैम क्या हमें बीमारी के नेम याद रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन में एग्जाम में आपको खुद बताया जाएगा कि ये वो बीमारी है मिस्टर एक्स को जो कि ATU में कवर है, या फिर मिस्टर एक्स को वो बीमारी है जो 11DD में कवर है, या फिर मिस्टर एक्स को नॉर्मल बीमारी है जो कि किसी में भी कवर नहीं है। स्टिल मैं आपको एक बार दर्शन करा देती हूँ 11U की बीमारी के। बेसिकली इसमें पागलपन की बीमारियां ज़्यादा आती हैं, किसी को मेंटल इलनेस है, मेंटल रिट्रेडेशन है किसी को, या फिर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी को ब्लाइंडनेस का इशू है, तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये एक पर्सन को पूरी तरह से डिसेबल हैंडीकैप्ड बना के रखती है, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो मेजर प्रॉब्लम है, पागलपन है, तो समझ रहे हो ना, उनको फिजिकली इश्यूज चल रहे हैं, तो उस केस में ATU अप्लाई हो जाता है। याद नहीं रखना कि ATU में कैसी कैसी बीमारी आती है, बिल्कुल नहीं याद रखना, एग्जाम में खुद बताया जाएगा कि मिस्टर एक्स जो कि ATU में कवर है, तो बस आपको ये देखना, अच्छा ATU में कवर है तो फिर इन पे ATU का सेक्शन लग जाएगा। मिस्टर एक्स अगर ATU में कवर है तो क्या होगा, देखिए
एलिजिबल पर्सन, डिडक्शन किसको मिलेगी? इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, इन्हीं को डिडक्शन मिलेगी। कब मिलेगी? जब इनको डिसेबिलिटी है 80U वाले। डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर इनको जो अमाउंट है डिडक्शन का वो फिक्स किया गया है 75,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हाउएवर अमाउंट डिडक्शन विल बी 125 वेयर SAC इज अ पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटी। सेम बात आ रही है कि नहीं? जी मैम सेम बात आ रही है। अगर इनको सिवियर डिसेबिलिटी है तो 1,75,000, लेकिन सिवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो इनको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। इररिस्पेक्टिव ये कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, इनको इतनी डिडक्शन मिल जाएगी। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, इनको क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? एक तो वही कि मेडिकल अथॉरिटी से इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दूसरा, इनको डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये ROI फर्निश करेंगे। द SAC शैल हैव फर्निश अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल अथॉरिटी अलॉन्ग विद ROI। जब वो ROI फर्निश कर रहे हैं तो ROI फर्निश करना एक तो जरूरी है, जब ROI नहीं फर्निश करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्लस ये जो अथॉरिटी से इनको सर्टिफिकेट मिला है ROI के साथ, इसको भी फर्निश करना पड़ेगा। इफ द हैंडीकैप्ड पर्सन himself claim deduction under 80U, then no deduction shall be allowed to the guardian HUF under section 80DD। ये बोल रहे हैं अगर 80U में आपने खुद से ही डिडक्शन क्लेम कर ली है तो अब 80DD के अंदर में आप फॉल नहीं करोगे। मैंने आपको ये जब 80DD पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर आप 80DD में फॉल कर जाओगे तो आप 80U में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये बात यहाँ लिख दी, अगर आप 80U में आ गए तो अब आप 80DD में नहीं जाओगे। तो इसी के साथ हमारी डॉक्टर वाली सीरीज पूरी खत्म हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर नोट्स है ये मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पर, आप वहां से ले लीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिडक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।